बच्चों पिछली क्लास में जनसंख्या की जो मूल तत्व थे, जो डायनेमिज्म था उसका, हमने देखा कि किस तरह किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, भारत की वृद्धि दर कैसी रही, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका वितरण कैसा है और घनत्व कैसा था, हमने पिछली कक्षा में देखा था। इस कक्षा में जिसमें हम पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया यानी भारत की जनसंख्या का संगठन देखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि देखें कि भारत की जनसंख्या के गुण किस प्रकार के हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है उसमें बहुत सारी डेमोग्राफिक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो छुपी हुई हैं। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है बहुत सारी विशेषताओं को धारण करती है अपने अंदर, और ये विशेषताएं जो हैं डेमोग्राफिक कंपोजिशन यानी जनसंख्या संगठन का निर्माण करती हैं। अब ये विशेषताएं किस प्रकार की हो सकती हैं यदि आप देखें तो ये विशेषताएं किसी भी जनसंख्या की आयु से जुड़ी हो सकती हैं, उसके लिंग से जुड़ी हो सकती हैं, उसके निवास स्थान से जुड़ी हो सकती हैं, भाषाओं की विविधता से जुड़ी हो सकती हैं, धार्मिक विविधताओं से जुड़ी हो सकती है, उसकी साक्षरता की स्थिति से जुड़ी हो सकती है, और साथ ही साथ उसकी वर्क फोर्स के कंपोजिशन यानी उसके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से भी जुड़ी हो सकती है। इसके अंतर्गत हम इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी भी देश की जो कुल जनसंख्या 100% जो है उसको उसके गुणों के आधार पर विभिन्न उपभागों में बांटा जाए। जैसे यदि हम देखें तो भारत की 100% जनसंख्या है, इसकी जनसंख्या का एक हिस्सा शहरों में रहता है, वहीं एक हिस्सा गांव में रहता है। यदि मैं कहूं कि भारत की जनसंख्या का 31.16% शहरों में रहता है, तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कुल में से 31% शहरों में रहता है और वहीं जो बाकी हिस्सा बच गया वो ग्रामीण जनसंख्या है। इस तरह 100% को उसके गुणों के आधार पर उपभागों में बांटना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। यदि हम देखें तो जनसंख्या संगठन के बहुत सारे जो भाग हैं वो हो सकते हैं। जैसे हम आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसी भी जनसंख्या का, हम किसी भी जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय कंपोजिशन देख सकते हैं यानी रूरल अर्बन कंपोजिशन देख सकते हैं, हम किसी भी जनसंख्या के सेक्स रेशियो की बात कर सकते हैं, हम किसी भी जनसंख्या की साक्षरता दर की बात कर सकते हैं यानी उसके लिटरेसी की बात कर सकते हैं। उसी तरह किसी भी क्षेत्र में हम जो भाषाई कंपोजिशन है, लैंग्विस्टिक कंपोजिशन है कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं कुल जनसंख्या द्वारा, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी क्षेत्र की जो धार्मिक कंपोजिशन है, धार्मिक आधार पर जनसंख्या को विभिन्न उपभागों में बांट के भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण, हम वर्क फोर्स का कंपोजिशन भी देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में जो कामगार लोग हैं, जो श्रमजीवी जनसंख्या है, वो विभिन्न रूप में कैसे बटी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जिसको हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस चैप्टर के जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा डेटा जो है सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना विभाग द्वारा एकत्रित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है और जनगणना से हम बहुत सारी तरह के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे डेटा इकट्ठा करते हैं, डेमोग्राफी का डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें जनसंख्या की जो गुण हैं उसकी जानकारी मिलती है। यदि आप देखें तो जब हम सेंसस का डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम हर व्यक्ति से फॉर्म में पूछते हैं कि हाँ आपकी एज क्या है, तो वो कोई भी एज बताता है, उसको हम नोट कर लेते हैं। यानी हमारे पास सेंसस के डेटा से सिंगुलेटेड एज डेटा होता है, यानी हमारे पास हर व्यक्ति का जो साल होता है, जो जन्म के बाद से उसके कितने साल हो गए, उसका आंकड़ा होता है, और उसके आधार पर सबसे पहली चीज जो हम गुणों के रूप में उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर। तो अब देखिए एज स्ट्रक्चर होता क्या है। फिर हम पूरी जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करते हैं।
सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं तो हम जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला 0 to 14 जिसको हम चाइल्ड पॉपुलेशन कहते हैं, उसी तरह 15 to 59 वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और उसी के साथ 59 और अबव पॉपुलेशन को हम एज्ड पॉपुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 3 सेट हो गए एज कंपोजिशन के, चाइल्ड पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंड एज्ड पॉपुलेशन। बच्चों, समाज में जो एज कंपोजिशन होता है इसका विकास पर सीधा संबंध पड़ता है और साथ ही साथ जनसंख्या पे भी सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या के बहुत सारे गुण जो हैं आयु पे निर्भर है। जैसे जन्म दर और मृत्यु दर आयु पे निर्भर है, प्रजनन दर जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी उसी पे निर्भर है, एज पर, और इसी के साथ ही जो एज है वो प्रवास को भी प्रभावित करती है। इसलिए एज जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो ऊपर हमने एज स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसमें 0 to 14 एंड 59 एंड अबव जो है इसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रूप में कैटेगराइज करते हैं। ये डिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखें 0 to 14 जो एज ग्रुप है यानी 0 to 14 है, ये लोग कोई भी आर्थिक रूप से जो प्रोडक्टिव वर्क है वो नहीं करते। साथ ही साथ 59 से जो अबव है वो रिटायरमेंट की एज है, रिटायर हो जाते हैं। तो ये दोनों ही जो एज ग्रुप है, चाइल्ड पॉपुलेशन वाला और एज पॉपुलेशन वाला, ये दूसरों पर निर्भर है, इसीलिए इनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। फिर यदि हम इसको और बांटें तो 0 to 14 के जो पॉपुलेशन है, जो मैंने ऊपर बताया कि डिपेंडेंट है, इनको हम चाइल्ड डिपेंडेंट कहते हैं 0 to 14। वहीं 59 एंड अबव जो है उनको हम एज डिपेंडेंट के रूप में क्लासिफाई करते हैं। एक रोचक बात यह है कि जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ पे चाइल्ड डिपेंडेंट ज़्यादा मिलते हैं, और जो विकसित देश हैं वहाँ पे एज डिपेंडेंट ज़्यादा मिलते हैं। वहीं किसी भी देश में जो काम करने वाले होते हैं, कामगार पॉपुलेशन होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो वर्किंग एज ग्रुप होती है, यानी 15 to 59 ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए काम करते हैं, और इसीलिए हम इनको वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में कैटेगराइज्ड करते हैं। अब यदि आप देखें तो भारत की जो एज स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो 30.4% है, वहीं जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 64.11% है, और जो एज्ड पॉपुलेशन है वो 5.17% है। यानी जो हम अखबारों में बार बार पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो वो इस तरह से आपके सामने आंकड़े स्पष्ट हैं कि क्यों हम युवाओं का देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है 64.11 पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो काम करने लायक है, वर्किंग एज ग्रुप में है। यदि हम इस काम करने वाली जनसंख्या को, जो उसकी एज 15 से 59 है, यदि हम सही रोजगार, सही शिक्षा और सही ट्रेनिंग दे पाएं तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा संसाधन हो सकती है। इसी से भारत को डेमोग्राफिक एडवांटेज प्राप्त होने की संभावना है, और ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए बच्चों कि हम किसी भी देश की जनसंख्या को जब हम एज स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो एज स्ट्रक्चर को हम एक पिरामिड के माध्यम में देखते हैं, जो आपके सामने दिखा हुआ है। इसमें एक तरफ जो ब्लू कलर है उसमें मेल दिखाए गए हैं, और जो रेड कलर है उसमें फीमेल दिखाए गए हैं। जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही होती है उनका बेस चौड़ा होता है और ऊपर कम कम मिलते हैं, वहीं जिन देशों की जनसंख्या जो है स्थिर होती है वहाँ पे बेस इतना चौड़ा नहीं बल्कि संकुचित होता है। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं पिरामिड के। पहला यदि आप देखें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का आपके पास उदाहरण है। अफ्रीका का एक देश है जिसका बेस काफ़ी चौड़ा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और ऊपर ऊपर संकुचित होता जा रहा है। वहीं दूसरा वाला जो है स्लो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का आपके सामने दिखाया गया है, जिसका जो बेस है वो नैरो है और ऊपर भी नैरोअर होता जा रहा है। वहीं कुछ देश ऐसे होते हैं जहां जनसंख्या की वृद्धि नेगेटिव होती है,
जिसमें जर्मनी का आपके सामने उदाहरण है। बेस पतला है और जो मिड एरिया है वो ब्रॉड है, और ऊपर फिर जो है एक नैरोअर टैपर जो पीक है। तो इस तरह किसी भी देश की जनसंख्या में जो एज स्ट्रक्चर होता है वो वहाँ की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को भी इंडिकेट करने में, स्टडी करने में हेल्प करता है। अगला कंपोजिशन जो हमें देखना है, जिसको हम कहते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन। आप जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या या तो शहरों में रहती है या गांव में। तो जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो आपको शहर की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। यदि हम शहर देखें तो वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, जहाँ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व है, और साथ ही साथ जहाँ पे 75% से अधिक पुरुष जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में, यानी ऐसे कार्य जो खेती बाड़ी के अलावा, पशुपालन के अलावा हो, वो उद्योग धंधों में काम करते हो, वो सेवाओं में काम करते हो, शहर वर्गीकृत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी और जो हैबिटेशन बच गए, जो सेटलमेंट्स बच गए, वो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं। यदि हम देखें तो आज़ादी के बाद से ही भारत की जनसंख्या में नगरीकरण काफ़ी तीव्र गति से हुआ है। यदि 2011 में यदि देखें तो भारत में 7935 यानी 7935 अर्बन सेंटर्स थे, और वहीं 6,40,000 जो हैं जो हमारी रूरल सेटलमेंट्स थे। तो आप देखें कि गांव जो हैं शहर की तुलना में बहुत अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में 31.16% जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। ये फिगर देखने में तो काफ़ी कम लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये 31.16% हम उस जनसंख्या के लिए बात कर रहे हैं जिसका आधार बहुत बड़ा है। हमारे पास जो जनसंख्या है उसका आधार बहुत बड़ा है। इसीलिए एक रोचक बात यह है कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश है। चीन सबसे अधिक जनसंख्या को होल्ड करता है शहरों में, उसके बाद भारत का स्थान है, क्योंकि भारत में वैसे भी कुल जनसंख्या बहुत अधिक है। अब आपके सामने डेटा दिखाया हुआ है 1901 से लेकर 2011 तक किस तरह भारत में शहर और गांव की जनसंख्या रही है। ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी अधिक है। भारत गांव में रहने वाला देश है, लेकिन शहरों में भी काफ़ी अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। पिछले दिनों भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ी जितनी शहरी बढ़ी है, जिसके कारण आप देखें कि दोनों ही कर्व जो है पास पास आते आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला कंपोजिशन है सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो इन इंडिया। यदि आप देखें तो भारत सहित दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो पुरुष प्रधान समाज होते हैं, और इन पुरुष प्रधान समाजों में महिलाओं की कैसी स्थिति है यदि हम ये देखें तो मूल रूप से किसी भी समाज में महिलाएं और पुरुष लगभग बराबर संख्या में होती हैं। लेकिन जब हम पुरुष प्रधान समाज की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक भेदभाव अधिक होता है, जिसके कारण महिलाओं की संख्या कम मिलती है। सोसाइटी में सन प्रेफरेंस यानी पुत्र की चाह के कारण बेटियों और महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी नाजुक होती है। आप देखें कई बार हम महिलाओं की जगह, बेटियों की जगह सन प्रेफर करते हैं, जिसके कारण जो है एज, जो सेक्स रेशियो है वो खराब हो जाता है। सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ये एक सोशल स्टेटस को इंडिकेट करता है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच में कितना भेदभाव है। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण, अशिक्षा होने के कारण, दहेज और स्वास्थ्य तकनीक का दुरुपयोग के कारण सेक्स रेशियो पिछले काफ़ी समय से कम हो रहा है, और आज़ादी के बाद से ये तीव्र गति से कम हुआ है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से, पिछले कुछ दशकों से सरकारी और सामाजिक प्रयासों के कारण सेक्स रेशियो में थोड़ा सुधार भी आया है। ये आपके सामने 1901 से 2011 तक का डेटा है। 940 जो सेक्स रेशियो हो गया है 2011 की जनगणना में।
और ये हमारे जो आज़ादी से पहले यानी 1901 में बात करें तो 972 था, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम हो गया है समय के साथ। यदि हम सेक्स रेशियो की जो सिचुएशन को यदि ग्राफ के मैप के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि जो चिंता का विषय है वो मूल रूप से अपने क्षेत्र के लिए है, जहां पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है सबसे कम सेक्स रेशियो वाला क्षेत्र है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन समाज में महिलाओं की दशा खराब है, जिसके कारण यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है कम है। हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य की तकनीक है जो बचाव के लिए प्रयोग की जानी चाहिए, उनका गलत इस्तेमाल करके सेक्स रेशियो जो है बहुत ही खराब स्थिति है। भ्रूण हत्या के कारण पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में सेक्स रेशियो कम है। देखिए जैसे जैसे हम साउथ वर्ड जाते हैं, तमिलनाडु केरल यदि आंध्र प्रदेश को देखें, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो उतनी नहीं है लेकिन यहाँ की सोशल ग्रोथ बहुत अधिक है, लोगों के बीच में शिक्षा है, लोग जागरूक हैं, जिसके कारण वो महिलाओं में यानी लड़के और लड़कियों में इतना भेद नहीं करते, जिसके कारण आप देखें जिन सोसाइटीज़ में सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पर सेक्स रेशियो अच्छा है एज कंपेयर टू जिन सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे सेक्स रेशियो उतना अच्छा नहीं। आगे यदि हम देखें तो अगला जो कंपोजिशन का आधार है वो है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के आधार पर यदि हम कंपोजिशन देखें तो उससे पहले हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट होता क्या है। तो भारत की जनगणना के अनुसार यदि एक व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर है और किसी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। यानी 7 साल से कम तो कोई साक्षर हो ही नहीं सकता, और 7 साल से भी अधिक वो व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ और लिख और समझ सकता हो वो साक्षर कहलाता है। भारत की जो साक्षरता दर है विश्व के कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है। न केवल ये कम है बल्कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में भी व्यापक अंतर मिलता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं। आज़ादी के बाद से ही सरकारों ने और गैर सरकारी स्तर पर साक्षरता को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी ये संतोषजनक स्थिति पर नहीं है। हमें और भी काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत में साक्षरता दर में बहुत क्षेत्रीय भिन्नताएं मिलती हैं, जहां उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारे पश्चिमी राज्यों की तुलना में हमारे उत्तर पूर्वी राज्य बहुत आगे हैं शिक्षा के संदर्भ में। भारत की साक्षरता में और शिक्षा में एक और जो बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा उस गुणवत्ता की नहीं प्रदान की जाती जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में उसके एक ऐसे संसाधन के रूप में बनाने में मदद करती हो जो देश के लिए उपयोगी है। तो आपके सामने ये डेटा दिया हुआ 1951 से लेकर 2011 तक कि किस प्रकार भारत में साक्षरता दर में परिवर्तन आया। आप देखिए जहां कुल साक्षरता दर 18.33 थी जो आज़ादी के समय, वो आज बढ़कर 74.04 हो गई है। वहीं ये महिलाओं के संदर्भ में यदि देखें तो आज़ादी के समय ये 8.86 थी जो बढ़कर 65.46 हो गई। जिस बात की तरफ मैं पहले इंडिकेट कर रहा था कि भारत में न केवल ये कम है बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में भेदभाव भी बहुत है। तो आप देखिए जो अंतिम कॉलम है जिसमें दिखाया गया है कि आज़ादी के समय दोनों के बीच में जो अंतर था 18.30 का था, जो आज भी 16.68 है। जब भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, हम तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, अभी भी पुरुषों और महिलाओं के बीच में साक्षरता दर को लेकर व्यापक अंतर है। इसके बाद यदि हम देखें तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको हम लिंग्विस्टिक कंपोजिशन कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुभाषाई देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत संस्कृतियां हैं। न केवल आज बल्कि आज़ादी से पहले भी इस स्थिति को समझा गया। एक सर जॉर्ज गियर्सन हुए हैं, यदि आप ये देखें तो भाषा के अध्ययन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने एक सर्वे किया 1903 से लेकर 1928 के बीच में, और ये पाया कि भारत
सही में बहुत भाषाओं वाला देश है। यहाँ पे 179 भाषाएं बोली जाती हैं और साथ ही साथ 154 प्रकार की बोलियां भी बोली जाती हैं। बच्चों, कई बार हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत सही में एक ऐसा विशाल देश है जिसमें विविधताएं भरी हुई। यहाँ भाषाएं बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। भाषा बच्चों एक ऐसा एक्सप्रेशन का माध्यम होता है जिसकी एक अपनी ग्रामर होती है, सेट रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और जिसको लिखने की अपनी लिपि होती है। वहीं बोली की कोई ग्रामर नहीं होती है और ना ही उसको लिखने की अपनी खुद की कोई लिपि होती है। तो इस प्रकार भाषाएं बहुत सारी तरह की हैं और तब से लेकर आज तक हम जनगणना के माध्यम से इन भाषाओं से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते रहे हैं। इसके अनुसार भारत में हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, पंजाबी ये मूल भाषाओं के साथ साथ कई आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं जो विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब यदि हम भारत में भाषाओं की उत्पत्ति और उनके स्वर के आधार पर, जाहिर सी बात है उनका एक ओरिजिन होगा और उनकी एक फिनोलॉजी होगी, फोनेटिक्स वो जिस तरह से बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण जिस प्रकार करते हैं, उसके आधार पर यदि देखें तो भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। ये भाषा परिवार क्या होते हैं? जब हम परिवार की बात करते हैं तो उनमें समानता की बात करते हैं। तो भारत में 4 भाषा परिवार इस तरह से। पहला भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। ये मूल रूप से उत्तर भारत में कंसंट्रेटेड है। यदि इसकी प्रमुख भाषाओं को यदि देखें तो हिंदी, पंजाबी, बिहारी, कश्मीरी जिसको डोगरी भी कहते हैं, ये भाषाएं मूल रूप से बोली जाती हैं। वहीं यदि हम दक्षिण के भाषा परिवार की बात करें तो उसको द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कोंकणी, मराठी आदि भाषाओं का प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। वहीं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहां पर हमारा एक सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में चीनी सांस्कृतिक प्रदेश से काफ़ी इन्फेक्शन है, इस इंडो चाइनीज रीजन में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको चाइनीज तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया जाता है, जिसमें मणिपुरी, नागा और नॉर्थ ईस्ट की अन्य भाषाओं को शामिल किया जाता है। इसी तरह भारत के उन जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा परिवार से आते हैं, उसको ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कहते हैं। इसमें संथाली, मुंडा 2 प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे आपके सामने ये लिखी है। तो इस प्रकार आप देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बड़ा भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है, जहाँ पे लगभग कुल भाषाओं का 72% भाषाएं इसी क्षेत्र से आती हैं। वहीं यदि द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जहाँ 21% भाषाएं आती हैं। और इसी तरह लगभग 2% के रूप में चीनी और लगभग 1% के रूप में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। आगे है धार्मिक संगठन, यानी हम देखें तो रिलीजियस कंपोजिशन। हम जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों का उद्गम स्थल रहा है और अनेक धर्म कालांतर में समय के साथ भारत में आए हैं। इसमें यदि हम देखें तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इन मुख्य धर्मों के अलावा कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो आदिवासी धर्म कहलाते हैं, आदिवासियों द्वारा प्रचलित हैं, और ये भारत की सामाजिक आर्थिक विविधता में एकता का सूत्र लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जनगणना के माध्यम से धार्मिक आंकड़े भी इकट्ठा करते हैं, और यदि आप वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में ये कुछ प्रमुख धर्म हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। जो प्रमुख धर्म हैं उसमें 80.50 हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं 13.40 मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं ईसाई धर्म के 2.33% हैं, सिख 1.84% लोग सिखिज्म को मानते हैं। वहीं महाराष्ट्र में यदि आप देखें मूल रूप से कंसंट्रेटेड 0.76% लोग जो हैं
बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जैनी जो हैं 0.40% और अन्य जो धर्म को मानने वाले हैं 0.77% है। तो इस तरह भारत में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है। लेकिन यहाँ एक बात और भी समझने की है कि राज्य स्तर पर जो धर्म है वो अलग धर्म हो सकता है जो बहुलता में मिलता हो। यानी ये जो डेटा है आपके सामने ये देश के स्तर पे है। राज्य स्तर पर अलग अलग धर्मों के जो प्रोपोर्शन हैं वो बदलते जाते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में यदि हम देखें तो हो सकता है कि हिंदू उतने प्रधान ना हो जितने मुस्लिम प्रधान हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट के यदि हम राज्यों की बात करें तो वहाँ ईसाई धर्म ज़्यादा प्रमुख है मुस्लिम और हिंदू के तुलना में। तो इस तरह कंपोजिशन जो है एज जो हमारा स्टेट है उस लेवल पे भी बदलता जाता है। इस चैप्टर के अंत में हम देखेंगे कि हमारा वर्क फोर्स कंपोजिशन क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्सा किसी न किसी आर्थिक रूप में कार्य में गतिविधि में शामिल होता है। इनको हम कामगार जनसंख्या कहते हैं। ये मूल रूप से 3 हिस्सों पे आर्थिक रूप से हम बांटते हैं। एक कुछ को कहते हैं मुख्य कामगार, वहीं इनको कहते हैं मेन वर्कर, वहीं दूसरे को कहते हैं मार्जिनल वर्कर जिसको सीमांत कामगार कहा जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिसको अश्रमिक कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे प्रश्नों के रूप में कई बार पूछा जाता है। जैसे मुख्य कामगार यानी मेन वर्कर कौन होता है? मेन वर्कर वो व्यक्ति होता है जो वर्ष में 183 दिन से अधिक आर्थिक रूप से लाभ के कामों में संलग्न होता है। वहीं सीमांत कामगार वो होता है जो 183 दिन से कम दिनों में आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, आर्थिक रूप से अच्छे जो कार्य हैं उनमें संलग्न रहता है। वहीं अश्रमिक वो व्यक्ति होता है जो साल भर किसी भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न नहीं हो पाता, जिसको अश्रमिक कहा जाता है। तो किसी भी देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मुख्य कामगार हो सकता है, वहीं सीमांत कामगार हो सकता है या अश्रमिक हो सकता है। ये उसकी जो आर्थिक विशेषताएं हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी के आधार पे ही हम किसी भी देश के विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर रोजगार की उपलब्धता कैसी है और आर्थिक रूप से कितनी संपन्नता है। अब यदि हम देखें तो भारत की जो सहभागिता दर है वो भी काफ़ी कम है। सहभागिता दर का मतलब होता है कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा कामगार जनसंख्या के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। ये काफ़ी कम है। आज भी भारत में 60% से अधिक लोग अश्रमिक के रूप में क्लासिफाई किए जाते हैं। बच्चों, यदि हम देखें तो किसी भी देश की कुल जनसंख्या का जो जनसंख्या है वो अलग अलग क्षेत्रों में यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें खेती करना, खान खोदना, लकड़ी काटना, पशुपालन शामिल हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 51% लोग इस तरह का कार्य करते हैं। वहीं भारत के 27% लोग सेकेंडरी सेक्टर में अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें उद्योग धंधे शामिल हैं। ये उद्योग धंधे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं और 27% लोग इसी से अपनी जीविका चलाते हैं। वहीं टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र की बात करें जिसमें सेवाएं शामिल हैं, 22% लोग यहाँ इससे अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह देखें तो आज भी भारत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र पर अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है। और आप देखेंगे जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से यानी प्राथमिक क्षेत्र पे ही निर्भर है। तो इस तरह हम भारत को कह सकते हैं कि भारत आज भी एक विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता है और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र हैं वो उतने विकसित नहीं हुए जितना प्राथमिक क्षेत्र है। तो इस तरह बच्चों आज हमने आज की क्लास में पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात की। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हमने देखे। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर देने हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पीछे क्लास में डिस्कस किए हैं।
आपके लिए क्वेश्चन देने का एक सीधा सा अर्थ यह है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस रहे। ऑनलाइन क्लासेस में हम थ्योरेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, थ्योरी पे बात कर सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी चाहिए ताकि लिखने की प्रैक्टिस बने और आप अच्छे अंक परीक्षाओं में हासिल कर पाएँ। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेरे से जुड़ सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों और जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान करने में बहुत ही खुशी होगी। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।